हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रजातांत्रिक व्यूह रचना यानी शिक्षण विधि में प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के विषय प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके 7-8 प्रकार होते हैं। आज हम लोग इसके ये 2 भाग में इस वीडियो को हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग 3 भाग का हम लोग अर्थ के साथ अध्ययन करेंगे। प्रजातांत्रिक व्यूह रचना का तात्पर्य यह है कि ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिसके अंतर्गत छात्र मुख्य होता है और अध्यापक क्या होता है, उसके सहयोगी के रूप में होता है, या यूँ कहें कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता होती है जिस शिक्षण विधि में, उसे हम प्रजातांत्रिक शिक्षण कहते हैं। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह क्या है, यानी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को अधिगम कराने के लिए वे समस्त आवश्यक चीज़ें, गतिविधियाँ, क्रियाविधियाँ इत्यादि को अपनाते हुए छात्र को अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। तो ऐसी जो व्यूह रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक व्यूह रचना कहते हैं। प्रभुत्ववादी व्यूह रचना के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के संदर्भ में उसके विभिन्न स्वरूपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इसको इस प्रकार है। पहला है प्रश्नोत्तर शिक्षण। प्रश्नोत्तर विधि का आप लोग नाम सुने होंगे। यहाँ व्यूह की बात है। यहाँ प्रश्नोत्तर व्यूह कैसे बनेगा, मतलब वह प्रश्नोत्तर बालक प्रश्न करे और शिक्षक उसका उत्तर दे। इसके लिए कैसी घेराबंदी की जाए कि जो है विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा उठ सके, यानी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए वो उत्सुक हो सके, प्रश्न पूछ सके। तो यही मेन है यहाँ पर। प्रश्नोत्तर विधि में होता ही है, विद्यार्थी प्रश्न करेगा, शिक्षक उसका उत्तर देगा। परंतु व्यूह रचना का तात्पर्य क्या है, प्रश्नोत्तर व्यूह रचना का तात्पर्य क्या है, अब उसे हम लोग देखते हैं। हालांकि इस विधि का जो है यह विधि तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत आदिकाल से अनादिकाल से ही बनी रही, परंतु रह क्या गया कि इस आधुनिक समय में जो है इसको स्पष्ट विधि के रूप में यथावत रूप से स्थापित करने का श्रेय एथेंस के सुकरात जी को जाता है। महान जो दार्शनिक थे सुकरात जी, उनको ये जाता है। हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूह रचना होती कैसे है, किस प्रकार से अध्यापक पढ़ाए कि विद्यार्थियों में उस विषय को समझने के साथ साथ, जानने के साथ साथ, अधिगम होने के साथ साथ उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, उसके अंदर प्रश्न उत्पन्न हो सके। इस बात को इसमें इस ढंग से अभिव्यूह रचना की जाती है। तो अभिव्यूह रचना कैसे की जाती है इसको देखते हैं। यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित किया जाए और पाठ्यक्रम जो हो उसको इस ढंग से पाठ्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से शिक्षण कार्य प्रस्तुत करते हुए अध्यापक विद्यार्थियों को सत्य का अनुभव करा दे। यानी पाठ्यक्रम को इस ढंग से शिक्षक पढ़ाए या शिक्षण कार्य इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि विद्यार्थी सत्य का अनुभव करे। वह सत्य का अनुभव देख करके, निरीक्षण मतलब देख करके, अनुभव करके, परीक्षण उसका टेस्ट ले करके, परीक्षा करके, यानी पाठ्यक्रम को इस प्रकार से शिक्षण कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए कि छात्र सत्य का अनुभव करने लगे, साथ ही उस विषय में जो पढ़ाई गई विषय, उस विषय में जिज्ञासा से समस्या का सही समाधान प्राप्त हो उनको। यानी ये जो सत्य का अनुभव हुआ, साथ ही उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो उस विषय को जानने के लिए, उस विषय के समस्या के समाधान के लिए, या उस विषय के नवीन परिवर्तन के लिए, या उस विषय के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में उसे क्या हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो। तब उसे हम कहेंगे प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूह रचना कहेंगे। प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूह रचना कहेंगे। ये आप जान लीजिए कि जब अध्यापक आपको अच्छे ढंग से पढ़ाएगा, आपको समझ में आएगा, तभी आप जिज्ञासा या उस पर प्रश्न आप कर सकते हैं। जब अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं तो विद्यार्थी प्रश्न भी नहीं करते हैं, समझ जाते हैं विद्यार्थी कि इनको आता ही नहीं या इनको पढ़ाने ही नहीं आता। तो प्रश्नोत्तर विधि का ये तात्पर्य नहीं कि डायरेक्ट आप प्रश्न करेंगे। जब तक आप कुछ जानेंगे नहीं तब तक आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूह रचना है उसमें पाठ्यक्रम को
शिक्षण के माध्यम से अध्यापक इस प्रकार प्रस्तुत करे कि छात्र उस चीज़ को जो पढ़ाई जा रही है उसके वास्तविकता का वो अनुभव करें। वो अनुभव चाहे देख करके करें, चाहे स्वयं के पूर्व के किसी अनुभव से जोड़ करके अनुभव करें, या वह परीक्षा ले करके उसको जो है सत्य को स्वीकार करे। साथ ही उस विषय में वह जिज्ञासा प्रकट कर सके, यानी और जानने की इच्छा प्रकट कर सके, ताकि वह प्रश्न करते हुए अपनी दृष्टिकोण, अपने व्यक्तित्व का, अपनी योग्यता क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। तब जा कर के यह प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना होगी। प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना होगी। इसको जो है व्यवस्थित रूप से सबसे ज़्यादा शिक्षा में विकास करने का श्रेय सुकरात जी को है। अब मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। आते हम लोग दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, अन्वेषण। अन्वेषण व्यूहरचना। एक तो प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना हो ही गया, और दूसरा है अन्वेषण व्यूहरचना। अन्वेषण का तात्पर्य है खोज करना, यानी अध्यापक, इसको सामान्य अर्थ में लें तो अध्यापक जो है किसी विषय को व्यवस्थित रूप से जहाँ तक वर्तमान में उसका ज्ञान है उसको करा दे, साथ ही उस विषय में परिवर्तन की, या उस विषय में समस्या की, या उस विषय में आवश्यकता का परिचय कराते हुए उसे खोज करने के लिए, या उस विषय को व्यवस्थित रूप से और विकास करने के लिए उकसाए, तब उसे हम कहेंगे अन्वेषण व्यूहरचना। यानी वर्तमान में जैसे अगर कहा जाए कि बेरोजगारी को दूर करने की क्या समस्या है, यह एक खोज है। सब लोग बताएंगे, सब विधि बताएंगे, लेकिन रह गई बात कि कौन सबसे उपयुक्त होगी, क्यों होगी। इन सब बातों के आधारभूत तथ्यों के साथ अपने तर्क और निष्कर्ष को देना, ये क्या कहलाएगा? अन्वेषण व्यूहरचना कहलाएगा। यानी जो सामान्य चीज़ें हैं वो जब आपको आएंगी तब आप उसको खोज के लिए आप तत्पर होंगे। आइए इसका भी हम लोग व्यापक और व्यवस्थित अर्थ देखते हैं। किसी विषय का हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे कोई क्रिया हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे प्रकृति से संबंधित हो, यानी विषय, व्यवहार, क्रिया, समाज या प्रकृति से संबंधित आवश्यकता, कोई आवश्यकता को पूरा करने की बात हो, या कोई परिवर्तन लाने की बात हो, या कोई रुकावट को दूर करने की बात हो, या किसी चुनौती को हल करने की बात हो, इत्यादि से संबंधित समस्याओं का समाधान, इत्यादि से संबंधित समस्याओं का समाधान वर्तमान परिस्थितियों में हल करने हेतु प्रेरित करना ही अन्वेषण व्यूहरचना कहलाती है। अन्वेषण व्यूहरचना कहलाती है। यह सजीव निर्जीव दोनों में, प्रकृति, जीव जंतु, यानी प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है इसको। जैसे केमिस्ट्री का प्रयोग है, जैसे कैंसर की दवा है, कैंसर की दवा का खोज करना, केमिकल रिएक्शन या परमाणु बम से संबंधित जो भयानक रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन को रोकने संबंधी चीज़ों को खोजना। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि वह जो समाधान होगा वह परिस्थिति में ही होगा। वह परिस्थिति चाहे प्रकृति का हो, चाहे मानव समाज का हो, या वह व्यक्तिगत किसी आवश्यकता से संबंधित हो, वो सभी परिस्थितियां जो हैं वह मानव हो या कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, उसी परिस्थिति में उसे प्रेरित करना है, उसे उकसाना है, ताकि वह व्यक्ति उस चीज़ में परिवर्तन, उस चीज़ के बारे में, उस समस्या या उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास करते हुए अपने ज्ञान, व्यवहार इत्यादि को बता सके। तो ऐसी जो विधि होती है उसे अन्वेषण व्यूहरचना कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है, घेरते हुए उसे प्रेरित किया जा रहा है। जब तक अगर आप उसे चारों तरफ का ज्ञान या चारों तरफ की क्रियाकलाप या व्यवहार को आप व्यवस्थित नहीं बता पाएंगे, तब तक वह प्रेरित हो ही नहीं पाएगा उस समस्या का समाधान या उस चुनौती को स्वीकार करके हल करने की बात को। इसको फिर एक बार देखते हैं। किसी विषय के ज्ञान से संबंधित हो, या व्यवहार से संबंधित हो, या क्रिया से संबंधित हो, या समाज से संबंधित हो, या प्रकृति से संबंधित हो, इससे संबंधित कोई आवश्यकता हो या परिवर्तन हो, या कोई रुकावट को दूर करने की बात हो, या कोई चुनौती हो, इत्यादि के समस्या के समाधान हेतु
परिस्थितियों में, वह चाहे प्राकृतिक द्वारा परिस्थिति हो चाहे मानव द्वारा परिस्थिति पर इत्यादि के समस्या के समाधान हेतु परिस्थितियों में ही प्रेरित करना क्या कहलाता है? अन्वेषण व्यूह रचना कहलाता है। अन्वेषण व्यूह रचना कहलाता है। यानी खोज के लिए चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए विद्यार्थियों को उकसाना, प्रोत्साहन देना क्या कहलाता है? अन्वेषण व्यूह रचना। अब खोज कर लेगा कि नहीं कर लेगा, सफल होगा नहीं सफल होगा, अलग बात है। बस इस व्यूह रचना का बस इतना ही तात्पर्य है कि जो परिस्थितियां हैं उसी परिस्थिति में उसे जो है उस समस्या का समाधान या उस आवश्यकता की पूर्ति या उसमें परिवर्तन या उसमें नई खोज के लिए प्रेरित करना, उकसा देना, चारों तरफ से उसे बांध करके, ताकि उसके मन में सामान्य या व्यवहारिक चीज़ें की तरफ अनावश्यक भटकने की या सोचने की कोई परिस्थिति न दे करके बस उस समस्या के समाधान में ही प्रेरित करके उसे आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? अन्वेषण व्यूह रचना कहलाता है। तीसरी अगर हम विधि की बात करें, योजना शिक्षण व्यूह रचना, प्रोजेक्ट टीचिंग, यह प्रोजेक्ट से संबंधित है। होता क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है कार्य से संबंधित। इस योजना शिक्षण व्यूह रचना की अगर हम बात करें तो इसको किलपैट्रिक्स ने दिया था। इस विधि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कोई कार्य को करने के लिए अगर हम विभिन्न स्तरों पे जो कार्य योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम तैयार करते हैं वही क्या कहलाती है? योजना शिक्षण व्यूह रचना कहलाती है। ये सामान्यतः जो है व्यवहार से ज़्यादा जुड़ती है। जैसे घर में शादी ब्याह पड़ती है तो शादी ब्याह के लिए आप क्या करते हो? पूरा कार्यक्रम बनाते हो कि कब कैसे कार्य होगा, कितना खर्च होगा, कौन लोग आएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कौन कार्य कैसे होगा। बस वही योजना शिक्षण व्यूह रचना है। उसी तरह से किलपैट्रिक्स ने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए एक प्रकार से उसे प्राकृतिक वातावरण में या सामाजिक वातावरण में उसे चारों तरफ से उसे इस ढंग से वह अरेंज कर दिया जाता है शिक्षण कार्यक्रमों को कि वह बालक उस कार्य को व्यवहार में ही करते हुए सीख लेता है। व्यवहार में करते हुए ही क्या करता है? सीख लेता है। व्यवहार में रहते हुए उस चीज़ को सीख लेता है। तो यानी सामाजिक वातावरण में कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या कार्य की सफलता के लिए जो विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हुए जो किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? योजना शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। इसमें देखिए करके सीखना होता है इस विधि के अंतर्गत। इसमें आप ये जान लीजिए कि होता क्या है कि ज़्यादातर व्यवहारिक, जैसे सामाजिकरण, किसी बालक को व्यवहार के अनुसार, समाज के अनुसार सिखाना हो, समाज के अनुसार विभिन्न गतिविधियां या क्रियाकलाप सिखाना हो तो यही विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी उसको जो है सामाजिक वातावरण में कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी सामाजिक वातावरण में कार्य करके उसे सिखाने के लिए जो विभिन्न स्तरों पर अध्यापक या शिक्षक जो कार्यक्रम तैयार करता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्य का स्वरूप निर्धारित करके उसे सिखाने का प्रयास करता है, उसी को कहते हैं योजना शिक्षण व्यूह रचना, जिसको किलपैट्रिक्स ने इस विधि का निर्माण किया था। मुझे उम्मीद है कि आप तीनों विधि को समझ गए होंगे। तीनों विधि को समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।